नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कल योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे, लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास होगा, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के इस बजट से जनता को काफी सारी उम्मीदें भी हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपने बजट में क्या कुछ खास करने वाली है, क्योंकि सरकार तो इसे जन कल्याणकारी बजट बता रही है, तो विपक्ष इसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। क्या 22 तारीख को यूपी के सदन में पेश हो रहे बजट से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को गति मिलेगी? क्या ये बजट यूपी के हर आम और खास के लिए एक राहत देने वाला साबित होगा? क्या वाकई इस बजट से युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों की चिंता दूर होगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि योगी सरकार 2.0 का ये दूसरा बजट है। बजट को लेकर सरकार के दावे और वादे भी हैं। नतीजतन जनता की उम्मीदें भी उसी हिसाब से हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हाल ही में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 32 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की बात जो दोहराई जा रही है। यूपी में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट का काउंटडाउन भी। बस इंतजार है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के विधानसभा में बजट भाषण पढ़ने का। अनुमान है कि सरकार इस साल 5 से 7 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। सरकार का कहना है कि बजट जन कल्याणकारी और रोजगार पैदा करने वाला बजट होगा। बजट पूरे उत्तर प्रदेश के कल्याण का बजट होगा। बजट में निश्चित रूप से किसानों के, युवाओं के, गरीबों के, मध्यम श्रेणी के हर वर्ग की चिंता इसमें करी जाएगी। और जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके आधार पर बजट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से उन सभी बातों का समावेश इस बजट में होगा। कोई वर्ग इसमें अछूता नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं। और बहुत जिस तरीके से केंद्र का बजट आया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, जिसमें रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर भी सृजित होंगे और सभी का कल्याण इसमें होगा। सरकार द्वारा जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बजट में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा पार्ट एलोकेट किया जाएगा बच्चियों की शिक्षा को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी की ये नीति है कि स्त्रियों को और सशक्त करना है, बालिकाओं को सुशिक्षित करना है, और एक अच्छा बजट का पार्ट एलोकेट किया जाएगा एजुकेशन को। और उसके बाद ये नया उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मार्ग पे योगी सरकार प्रशस्त हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि टूरिज़्म को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और किस प्रकार से किसानों के लिए और अच्छा किया जा सकता है, चाहे उर्वरक हो उनके लिए सस्ते दामों पे देना, या किसानों को और क्या सब्सिडीज दी जा सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ये बजट पेश करेगी सरकार। वहीं एक और सरकार बजट की तैयारी कर रही है, तो विपक्ष इस बजट को छलावा बता रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट पे बजट देती जा रही है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई, किसानों को उनकी आमदनी दुगना होने का वादा नहीं पूरी कर पाई, महंगाई नहीं कम कर पाई, और लगे हाथ प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो हिंदुस्तान में सबसे लोएस्ट है, इसको नहीं कम कर पाई। और जो फिस्कल डेफिसिट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो लगभग 82,000 करोड़ का है। तो बजट पेश कर रही है सरकार, ये चुनावी बजट एक तरह से कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, लेकिन इस बजट से भी उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं। खैर, बजट में क्या रहेगा खास, जनता को कितनी मिलेगी राहत, ये तो बुधवार को ही पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि प्रदेश के बजट से हर किसी की उम्मीदें जुड़ी हैं। साथ ही विपक्ष भी सरकार को अपनी रडार पर लिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो बजट से उड़ान भरेगा प्रदेश, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। विनय सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत स्वागत है। दीपक जी, कल योगी 2.0 का दूसरा बजट सदन में पेश हो रहा है, क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है? कितनी उम्मीद लगाए सर जनता? ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी खराबी के चलते दीपक जी का फोन कट गया है। विनय सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विनय जी, कल बजट पेश हो रहा है सर योगी का। जी देखिए, कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश करने जा रही है। हाँ, तो जनता को कोई बहुत खास उम्मीद नहीं रही है इनके बजट से, क्योंकि 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, सबने देखा है किस तरीके से महंगाई पैर पसारे हुए है, किस तरह से युवा बेरोजगार हैं, किस तरह से किसानों को दिक्कतें आए दिन सहनी पड़ रही हैं। डीएपी खाद वगैरह है नहीं, लोग परेशान हैं। बिजली की आप व्यवस्था देख ही रहे, किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, बिजली महंगी हुई है, कहीं कुछ है नहीं। शिक्षा के लिए कोई बजट है नहीं। आज लोग शिक्षा पे उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं भागती है बजट खर्च। चिकित्सा की व्यवस्था आपने देखा ही है, लोगों को जो है बरामदे में अपना इलाज कराना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत दयनीय हो चुकी है। कोई भी विकास के ऐसे आयाम सरकार कह रही है कि सर देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान उत्तर प्रदेश देगा, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर समिट भी हाल ही में हुआ है। 32 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, और 5 से 7 लाख करोड़ का बजट पेश होगा कल सदन में। शिवम जी, आपने जी विनय जी, इससे पहले आपने देखा ही है हाँ, कि इससे पहले भी समिट हुए हैं, हाँ, लेकिन वो धरातल पे कहीं कुछ दिखाई दिया नहीं है। 33 लाख करोड़ फिर इन्होंने बताया। देखिए, ये झूठ बोलते, ये सारा उत्तर प्रदेश जान चुका है कि ये झूठ की पाठशाला चलाते हैं। इनके यहाँ कार्यकर्ता जो है उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, झूठ की पाठशाला में शीर्ष नेतृत्व इनका अध्यापक है। ये झूठे छली लोग हैं, उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं छलने और बहकाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया था, जो विकास की धारा का प्रवाह था, उसको भी रोकने का काम किया। आप देखिए, जैसे बनारस में वरुणा जो नदी है उस पे जो क्या कहते हैं रिवर फ्रंट बन रहा था, उसको भी इन्होंने रोक दिया। आप देखिए गोमती पे रिवर फ्रंट, उसको रोक दिया। जो भी ऐसे विकास के आयाम थे, कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं मतलब जनता से था। ठीक है, दीपक सोनकर से प्रतिक्रिया लेते हैं। दीपक जी, सर जनता को उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन जनता की कितनी उम्मीद कल पूरी होंगी और कितनों पर पानी फिरेगा इस बजट में? देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, हाँ, और पूरे प्रदेश की जनता के हितकारी बजट को लेकर के, गांव, किसान, नौजवान और महिला को हित के लेकर के और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट आने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बदलाव खड़ा हुआ है, उस बदलाव के परिदृश्य के साथ ही ये बजट आने वाला है। हाँ, वही बात हमारे आदरणीय विनय भाई कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर क्या था, हाँ, और शिक्षा का स्तर 2012 से 17 तक क्या था, कि जो पढ़ाई के और नकल माफिया और किस तरीके से शिक्षा को केवल व्यापारीकरण बनाया गया था, वो भी परिदृश्य हमने देखा है। और हमने वो भी देखा है जो विद्यालयों के अंदर किस तरीके से नकल की पूरी गैंग चलती थी और किस तरीके से लोगों को पैसे के बल पर पास आउट किया जाता था। और कैसे जब रोजगार की बात करते हैं विनय भाई, तो वो भी समय याद आता है कि रोजगार तो केवल जो रोजगार उनको मिलता था जिनके बस्ते मजबूत होते थे, जिनके पैसों का बैग मजबूत होता था, उनको नहीं जिनकी डिग्रियां मजबूत होती थी, जिनका अनुभव मजबूत होता था। आज उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है जिनकी डिग्रियां मजबूत है, जिनके अनुभव मजबूत है। जिस तरीके से जो विकास की एक लहर की बात करी, दूसरी बात तो ये है कि उसका प्रभाव देखिए शिवम जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प के आधार पर ये बजट होने वाला है।
और इस बजट में हर वर्ग की चिंता की गई और हर क्षेत्र की बात की गई है। जैसे बिना जी से शिक्षा की बात कही तो मैं शिक्षा का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। यही जिस तरीके से ये बेसिक शिक्षा का हाल था, आज वही बदलाव खड़ा करके दिखाने का काम किया गया है। और उसी तरीके से किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के नाम से भी और डिजिटल लाइब्रेरी और बड़े बड़े विश्वविद्यालय कैसे बन करके खड़े होंगे, इसके आधार पर बजट बनने जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर ये समाजवादी पार्टी बार बार आपके इन्वेस्टर समिट पर सवाल क्यों खड़े करती है? अभी मैंने विनय सिंह से पूछा तो कह रहे थे कि 32 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ सरकार झूठ बोलती है, झूठ की फैक्ट्री खड़ी कर दी है। इससे पहले भी 2 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, बावजूद उसके कितना उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितना एग्जीक्यूशन हुआ, धरातल पे क्या कुछ है कुछ पता नहीं है। देखिए शिवम जी, हाँ, ये इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। हाँ, देश से 16 देशों से बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करी हैं। हाँ, तो निवेश करने के लिए जो कंपनियों में विश्वास जागा है, जो भरोसा जागा है, उसका परिणाम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर भरोसा लोगों ने किया। विनय सिंह बार बार ये पूछते हैं सर, विनय सिंह हर डिबेट में पूछ रहे हैं कि पहले जो 2 समिट हुए थे वो कितने धरातल पर उतरे। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उसका जवाब तो दे दीजिए सर इनको। 2018 के अगर समिट की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 4 लाख करोड़ का एमयू साइन हुआ लगभग। हाँ, और उसको 3 लाख करोड़ के एमयू को हमने धरातल पर लाने का उदाहरण देने का काम किया। और मुझे कितने युवाओं को रोजगार मिला सर उससे? विनय जी को जाना चाहिए और नोएडा की वो डाटा कंपनी का सेंटर देखना चाहिए। विनय जी को जाना चाहिए, शाहजहांपुर में बनी हुई सीमेंट की उद्योग फैक्ट्री को देखना चाहिए। विनय जी को पूछना चाहिए शाहजहांपुर के युवाओं से कि उसमें शाहजहांपुर के युवा रोजगार किस तरीके से कर रहे हैं। मैं ये बात उनको बताना चाहता हूँ। ठीक है विनय सिंह, मैं सोनकर भाई से बस 2 चीजें पूछूंगा। इन्होंने 2 चीजें कहा है, शिक्षा के बारे में कहा और इन्होंने कहा है कि योगी जी ने पिछले समिट के 4 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपया ले आ दिया। तो सोनकर भाई ये कतई नहीं बता पाएंगे कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कहाँ पे कौन सी कंपनी चल रही है, क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। देखिए, कहने के लिए ये लोग बोलते हैं, ये संकल्प भी करते हैं तो झूठा संकल्प इन्हें नहीं मालूम है कि हिंदू समाज में झूठा संकल्प महापाप होता है, इसका बहुत दुष्परिणाम होता है। इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात की। सोनकर भैया से बड़ी शालीनता से मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि 54 मेडिकल कॉलेज आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने शुरू किए हैं, आप 5 मेडिकल कॉलेज ऐसा कोई बता दीजिए जो जमीन अधिग्रहण करके आपने जिसकी स्थापना की हो या वो मेडिकल कॉलेज बन रहा हो। उन्होंने कहा 5 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो कि हमने चलाए हैं, वो चल रहे हैं। तो ये हमें बता दें, 2 ठो बता दें कि वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। और इसके पहले हो सकता हमें मौका न मिले, मैं बता दूं ये क्या बताएंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। ये कहेंगे जेवर, ये कहेंगे अयोध्या, ये कहेंगे कि कुशीनगर कहेंगे। कुशीनगर की हालत सबको पता है कि कुशीनगर में कोई मानक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है नहीं। एक विमान उतरती है, 3 दिन कहिए हफ्ते में आएगी या कहिए 2 हफ्ते तक ना आए और बाकी दिन गायब रहती है। जेवर की स्थिति ये है कि गांव वालों की जमीनें भी अधिग्रहण नहीं कर पाए हैं, वहां एयरपोर्ट क्या तैयार करेंगे। तीसरी चीज, एक भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया नहीं। मेडिकल कॉलेज के नाम पर सदर हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो मानक होने चाहिए, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस ठीक है, जनार्दन मिश्रा हमारे से जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, उन्नत प्रदेश है, और अब उत्तर प्रदेश हर रोज नए नए आयाम बढ़ रहा है। और ऐसे में इसी उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का कल सर बजट पेश होने जा रहा है विधानसभा में। तो ऐसे में सर जनता कितनी उम्मीदें लगाए और जनता की वाकई में उम्मीदें पूरी हो पाएंगी इस बजट में? क्योंकि सरकार कहती है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देंगे देश की इकोनॉमी में। देखिए शिवम जी, दावे और वादे जो हैं वो निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। हाँ। लेकिन जो अभी प्रदेश और प्रदेश का युवा और जो वंचित वर्ग है वो सबसे बड़ी 2 चीजों से जूझ रहा है। हाँ। एक बेरोजगारी और दूसरा जो है महंगाई का मुद्दा। आप छोटी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आपके घर में जो थाली में जो रोज हमें उपयोग में आती हैं, हाँ। वो हमारे पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। आप दूध देखिए, दूध के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें चीजें हमारे हाथ से बाहर है। तो निश्चित रूप से कि हम लोग 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हम बात करें, बहुत अच्छी चीज है, प्रगति बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं
उन तक वहां चीजें पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है। सरकार का जो एक मतलब नारा होता था कि सरकार का हर पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति के और सबसे अंतिम व्यक्ति के साथ भी होता है, तो उसको अब मुझे लगता है चरितार्थ करने का सही समय है। ठीक है, लेकिन विनय सिंह, सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ता है जनता को तो पड़ता है कि उसके घर पे राशन कितना महंगा कितना सस्ता आ रहा है, उसके बिजली के यूनिट्स का क्या भाव है, बिजली से कितनी राहत मिल रही है बिजली के बिल में, शिक्षा में उसे कितनी राहत मिल रही है। सीधा सरोकार इससे होता है। जैसे कि अभी राजस्थान में हमने देखा कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अशोक गहलोत ने 500 रुपए में कर दिया, 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। तो क्या ऐसी कुछ घोषणाएं की उम्मीद लगाई जा सकती है सरकार से? देखिए, जो सरकार जनता के पॉकेट में हाथ डाले, हाँ। वो भी चोरी से, क्या उससे आप किसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ। जो जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे, जो जनता के अरमानों के ऊपर बुलडोजर चलाता हो, जो युवा एवं छात्रों के अरमानों के ऊपर बुलडोजर चलाता हो, किस तरह से नकल माफियाओं के चक्कर में भारतीय जनता के राज में युवाओं के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया इन्होंने, लेकिन माफियाओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जिन्होंने पेपर लीक किया। लेकिन जिस तरीके से महंगाई पेश तो हो जाने दीजिए सर, इंतजार तो कर लीजिए, मुश्किल से 24 घंटे का वक्त नहीं बचा है। एक चीज बताइए, हाँ। अभी तक कुछ दिखा हो? 5 साल की सरकार इन्होंने चलाई है, हाँ। क्या आपको दिखा है? बिजली कितना बिजली यूनिट इन्होंने पैदा किया है 5 साल में? आप देख लीजिए उठा करके। 2017 में जो सरकार सवाल में दोहराता हूं दीपक सोनकर से, देख लीजिए कहां से मैं आ रहा हूं उम्मीद करेंगे हम इनसे। दीपक सर, ये बताइए कि सीधा सरोकार जनता का होता है सर महंगाई से, कि उसे कितना बिजली फ्री मिल रहा है, कितना सस्ती मिल रही है उसे बिजली, उसे शिक्षा कितनी सस्ती मिल रही, कितनी महंगी मिल रही है, उसके घर पर सिलेंडर कितने का आ रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, दूध कितने में आ रहा है पैकेट। क्या ऐसी कुछ राहत मिल सकती है, कुछ मास्टर स्ट्रोक ऐसा कर सकती है योगी सरकार इस बजट में, जिससे वाकई में जनता को लगे कि हाँ थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, रिलैक्स हो जनता महंगाई से? देखिए शिवम जी, हाँ, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब की भी चिंता करी है। हाँ सर, हर व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम किया है। ये वही उदाहरण है जिन्होंने गरीबों के आवाज छीनने का काम किया, उन गरीबों को आवाज से जोड़ने का काम किया। अरे दीपक भैया, सशक्त बना कौन? का काम किया। उस सशक्त व्यक्ति का नाम तो बता दीजिए, उस सशक्त व्यक्ति का नाम तो बता दिए, सशक्त बना कौन? काम किया है। और महिला सशक्तिकरण चलाते हैं, महिलाओं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? शुरू हो जाता था, आप क्यों झूठ बोलते हैं? बताते हैं महिला सशक्तिकरण चल रहा है और महिलाओं को जला करके मार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। काम किया है और महिलाओं की झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बता नहीं पाएंगे किसी प्रश्न का उत्तर भैया। वो बता रही है, वो चीज बता रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की बहनों के साथ क्या अपमानित काम किए जाते थे। वो हमने, मैं कह रहा हूँ दीपक सोनकर, छोड़िए ना, ये बताइए सर, ये बताइए सर, दीपक सोनकर सर, तरीके से दीपक सोनकर साहब, आपके प्रश्नों का जवाब ये नहीं देंगे। एक सेकंड दीपक सोनकर साहब, इस बजट में क्या महिलाएं जो गृहिणियां हैं, जिनके ऊपर घर को ही रसोई का कार्यभार है, वो कुछ राहत की उम्मीद कर सकती हैं क्या? युवा कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं क्या? क्या उज्ज्वला योजना में सिलेंडर सस्ते कर देना या फिर बिजली का बिल माफ कर देना, सस्ता कर देना यूनिट्स, कुछ इस तरह की राहत है जो जनता को सीधे तौर पर मिले? देखिए शिवम जी, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि निश्चित तौर पर हर वर्ग की चिंता के लिए, नौजवान की चिंता के लिए, किसान की चिंता के लिए, महिला की चिंता के लिए, चिंता और कड़ी निंदा। सर आप भी विनय सिंह की हट कर रहे हैं, अब उन्हें थोड़ा पता होगा बजट में क्या कुछ होने वाला है। बजट तो सुरेश खन्ना ने और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर बना लिया कैबिनेट के मंत्रियों ने। शिवम जी, अब वो तो प्रवक्ता है तो सरकार की बात रखेंगे। सबसे बेहतरीन बात है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट था, जनार्दन मिश्रा साहब की चिंता के साथ साथ ऐसा ही उत्तर प्रदेश जनार्दन मिश्रा सर, चिंता और कड़ी निंदा बहुत करते हैं। ऋतु चुनावी है सर, जनार्दन सर, ऋतु चुनावी है और देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर सर गुजरता है। तो वैसे में उत्तर प्रदेश के बजट से सर उम्मीदें क्यों ना की जाए, क्योंकि सरकार पार्टी चाहे कोई भी हो, सबको सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से
हाँ। निश्चित रूप से शिवम जी, ये स्थिति उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। हाँ। और देखिए, विपक्ष अगर आरोप लगाता है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर में भी कुछ सुधार नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें बढ़ी है। सरकार पर जो है लोगों का भरोसा भी है, इसी वजह से वो सत्ता में है। लेकिन अगर सरकार ये दावा करती है कि सारा एकदम कायाकल्प हो चुका है, एकदम चीजें बदल चुकी हैं और अब मतलब बहुत सारी चीजों पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो ऐसा भी नहीं है। अभी छोटी छोटी चीजें जो मैंने वापस अपनी बात रखूंगा कि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि थाली से बाहर चली जाती हैं, और जो आम आदमी की जरूरतें हैं उनको भी सरकार को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए, पेट्रोलियम पे सरकार कहती है कि मेरा डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रह गया। आप देखिए, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार कहती है कि हम इसको कैसे वो करें। तो निश्चित रूप से सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि एक मध्यम वर्ग में, एक गरीब वर्ग में जो भी चीजें जो उनके जरूरत की है, कम से कम उन चीजों को नियंत्रण में रखा जाए, उन चीजों को वहां तक पहुंचाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा विषय जो है बेरोजगारी का है। जो युवा है, हमारा स्किल्ड युवा है, पढ़ा लिखा युवक है, वो कहीं न कहीं भटक रहा है। अगर उनको सही जगह, सही दिशा नहीं मिलती है तो विकास के जो हम लोग दावे कर रहे हैं वो खोखले साबित होंगे। मैं कह रहा था सर, जो राजस्थान का बजट इस बार देखा हमने, अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिसकी सराहना की बाकी में की जानी चाहिए। उन्होंने सर बच्चों के जो एग्ज़ाम फीस, जो बच्चे पेपर के सरकारी पेपर देते हैं परीक्षा के लिए, वो उन्होंने माफ़ कर दिया। एक बार लिया जाएगा, उसके बाद वो फ्री में फॉर्म कोई सा भी भर सकते हैं, कोई भी आवेदन भर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 500 रुपये में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सर, इसके साथ साथ 100 यूनिट बिजली फ्री। तो क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में सरकार से? बिल्कुल, सरकार को इन सब चीजों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं, अभी देखिए, अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बच्चों से फीस ली गई थी कोरोना टाइम में, जब बच्चे गए भी नहीं, उनको जो ऑनलाइन टीचिंग स्कूलों ने दी, उसको माफ किया गया है। अभी उस निर्णय को आने में कितना समय लग गया, और वो बच्चे, मतलब जो भाई, जब रोजगार नहीं है, जो अभिभावक है वो उसके पास पैसा नहीं आ रहा, तो फीस रेगुलर कैसे जमा करेगा? तो कितनी बड़ी परेशानी उस समय थी। अब सरकार ने उस पर निर्णय लिया है कि उस फीस को हम लोग वो नहीं वापस करना है स्कूलों को। तो सरकार को हमेशा इन मुद्दों को जरूर रखना चाहिए। हम लोग बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग बहुत विस्तार की बात करते हैं, लेकिन ये बारीक चीजों को छोड़ देते हैं। बिजली जो है उसका देखिए रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको भी हमें, अब आपने, जी सर, जी सुन रहे हैं सर आपको। जी, जैसे आपने अपना दावा किया था कि हम इतनी बिजली फ्री कर देंगे, पानी का टैक्स फ्री कर देंगे, तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को इन सब चीजों के, मैं फिर से कहूंगा, गरीब वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को भी मतलब ध्यान में रखकर ये सारी व्यवस्थाओं को एक मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टैक्स पेइंग वर्ग यही है। ठीक है दीपक सोनकर, साल चुनावी है, मौसम चुनावी है, और 2024 में चुनाव है, और साथ ही नेता भी चुनावी है, लेकिन चुनावी नहीं है तो वो सिर्फ जनता है। देखिए, जनता तो जनार्दन है, जनता तो सभी के हित के लिए है, और जनता के हित के लिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चिंता किया है, उन्होंने तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक की चिंता करने का सरकार के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा है। दूसरी बात शिवम जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, चाहे वो बिजली के बिल की बात हो, बिजली के बिल में भी बड़ा अंतर उत्तर प्रदेश सरकार के 17 के बाद से बदलाव खड़ा करने का काम किया। जो जितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा उसका भुगतान उसके हिसाब से किया जाएगा, उसका यूनिट का दर भी उसी हिसाब से तय है। दूसरी बात, शिक्षा के अगर हम फीस की बात करेंगे तो कई सारे हायर एजुकेशन थे जिनमें शिक्षा की फीसों का स्तर घटाने का काम किया है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े मेडिकल कॉलेज खड़े हुए और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किस तरीके से लोग अपना इलाज करा सकते हैं। अरे साहब, कौन सा मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ? निश्चित तौर पर ये कौन सा मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ, नाम बता दीजिए। इससे और अरे उत्तर प्रदेश में कौन सा मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए दीपक सोनकर, नाम बता अरे साहब, नाम बता दीजिए। नाम बहुत पूछते हैं, इनको नाम बताइए। क्षेत्र से लेकर के और बिजली से क्षेत्र, अरे मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। नाम तो बता दीजिए सर। लगातार देने का तैयार है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की नाम, तो चले जाइए, गोरखपुर का एम्स भी आपके लिए तैयार है,
चले जाइए, रायबरेली का एम्स भी आपके लिए तैयार है और 2 मिनट का समय दे दीजिए। मेडिकल कॉलेज भी आपके लिए तैयार है और हरिदोई में बन रहा मेडिकल कॉलेज भी आपके लिए तैयार है। विनय जी ठीक है, जल्दी से विनय जी जल्दी से शिवम जी, रायबरेली का मेडिकल कॉलेज इनकी देन नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जमीन भी समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया, यूपीए सरकार में, जब भी तब झूठ बोल रही है। और एम्स की जमीन का भी गोरखपुर में जमीन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया, इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। कहते इनका, ये बागायत का कहते इनका, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलने में महानत है। इनसे मैं कहना पूछना चाहता हूँ, आपको अपना संकल्प पत्र याद है? दीपक जी, आपको अपना संकल्प पत्र याद है? आप संकल्प पत्र के 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक बता दीजिए कौन सा काम आपने पूरा किया। जो आपने संकल्प किया था सरकार आने से पहले, जो संकल्प पत्र था उसमें से कितने संकल्प पूरे किए? ये झूठ बोलते हैं, ये बातों का जवाब नहीं देना चाहते, ये सिर्फ रटी रटाई 3 चीजें बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन दीपक सोनकर, मैं पूछ रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश इसलिए खास हो जाता है दीपक सोनकर जी, यूपी सर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सूबा है, वाराणसी से सांसद है प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में हमेशा रहते ही हैं अपने एजेंडे को लेकर, अपने हिंदुत्व के फैक्टर को लेकर, विकास को लेकर। हाल ही में इन्वेस्टर समिट आपने किया है तो वो देश भर में उसकी गूंज है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके बजट पर उत्तर प्रदेश की जनता की तो निगाह रहती हैं, इसके साथ साथ देश भर की निगाह रहती है सर। तो चुनौती कड़ी है और अगले साल चुनाव भी है। नहीं, निश्चित तौर पर शिवम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की चर्चा देश के हर राज्यों में रहती है। हाँ। उनकी चर्चा तो ये भी रहती है कि उत्तर प्रदेश के, अरे उनकी चर्चा नहीं, आपके झूठ के पुलिंदे की चर्चा है। वैसे मुख्यमंत्री जी की चर्चा होती है, बात हो रही है कि आपके झूठ का पुलिंदा जो है, जो मीट हुआ है, उसकी चर्चा है। बचाने का काम किया, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम, इसका उदाहरण भी देश के अंदर चर्चा करते हैं। और इस बात की भी चर्चा होती है जो उत्तर प्रदेश किस ग्रस्त में जाने वाला उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश को सर्वोच्चम उत्तर प्रदेश बनाया, उस तस्वीर को रेखांकित कर दीजिए, उस तस्वीर को रेखांकित कर दीजिए। उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाया, बदला, उस तस्वीर को रेखांकित कर दीजिए। तो जिस तरीके से हमने विकास पर, हर पार पर विकास की योजनाओं को तक पहुंचाने का काम किया। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं व्यवहारिक रूप से शिवम जी, कि उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता ये महसूस करके देखती है कि किसने हमको योजना से जोड़ने का काम किया और किसने हमारे मुंह से ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। किया। वक्त की कमी है। दीपक सोनकर आपका बहुत शुक्रिया, विनय सिंह आपका बहुत शुक्रिया, और जनार्दन मिश्रा सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कल यानी कि 22 फरवरी को बुधवार को सदन में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, और इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बजट पर सबसे बड़ी कवरेज भी इंडिया वॉइस लगातार करेगा और हर पल की अपडेट आपको देता रहेगा। तो देखते रहिए इंडिया वॉइस, खबरें लगातार जारी हैं।